2003 में जो है इसी तरह का एक कोरोना वायरस था जिसको अपन SARS-CoV-1 नाम दिया था. इट वाज गिवन एज SARS-CoV-1 नाम. तो SARS-CoV-1 जो था वो भी इसी का भाई था और इसी में म्यूटेशन होके जो है ये जो नया वायरस जो आया है दैट इज कॉल्ड द SARS-CoV-2 और इट हैज बीन गिवन नेम कोविड-19. कोविड मतलब कोरोना वायरस डिसीज 2019 ऐसा इसको नाम दे दिया गया. So it's a mutant virus. There is no doubt about it. Mutant virus है. इंडेक्स केस कौन था, कैसे था, ये अभी तक हमको मालूम नहीं पड़ रहा है. इंडेक्स केस मतलब वो केस जो पहली बार डिटेक्शन में आता है. So still we don't know which is the index case responsible for the disease. However, as we already know that कि चाइना में जो वुहान में जो है ये बीमारी का जो है ओरिजिन जो है देखने में आया है. मैं फालतू की बातें नहीं करना चाहता. मैं यही बात करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो है एज ए पर्सन, एज ए डॉक्टर बोल सोचें, एज ए फैमिली मेंबर हम सोचें कि यार इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे इलाज लोग बता रहे हैं, लोग नया नया क्या क्या बता रहे हैं. कोई भांग खाने के लिए बोल रहा है, कोई धतूरा खाने के लिए बोल रहा है, कोई हल्दी खाने के लिए बोल रहा है, कोई तम्बाकू खाने के लिए बोल रहा है, कोई इलायची खाने के लिए बोल रहा है. नया नया कौन कौन से काढ़े पीने. मैंने देखा है कि बहुत सारे काढ़े पीने के कारण लोगों को इतना ज्यादा डायरिया हो गया है और कुछ को जो है बवासीर भी हो गया है. तो इतनी परेशानियां हो गई हैं और फिर भी पेशेंट जो है मर तो रही हैं और ठीक नहीं हो रहा. बट आई मीन टू से बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं स्टार्ट करने के लिए बोलूँ तो ये है कि भैया ऐसा नहीं है कि सब कुछ यूज कर लें तो बीमारी दवाइयों के कारण पेशेंट मर जाए, कोरोना के कारण नहीं मरे. दिस इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है बहुत सारा हो रहा है. अभी मेरे को आपको पढ़ाने के पहले मैं आई वाज लुकिंग फॉर आइवरमेक्टिन के बारे में देख रहा था और मैं आपको बताऊं आइवरमेक्टिन जो है एनिमल्स में बहुत पहले से यूज की जाती हुई ड्रग है. ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स में यूज की जाती है बट एनिमल्स में बहुत पहले से यूज की जाती है और ये कंडीशन के लिए एनिमल्स में एंटीपैरासाइट के रूप में यूज होती है जिसको हार्ट वार्म बोलते हैं. हार्ट वार्म मतलब ये वार्म जो है एनिमल्स के हार्ट को अफेक्ट करता है और आइवरमेक्टिन वहां पर बहुत ज्यादा डोज में देते हैं. ऑफ कोर्स एनिमल्स जो है वो हार्ड होते हैं और हम जो है उनको डोज ज्यादा देते हैं. तो ऐसा देखने में आया कि कुछ लोग जो है इतना डर के मारे जो है आइवरमेक्टिन का जो एनिमल डोज खाने के कारण उनको जो है न्यूरोटॉक्सिसिटी हो रही है और कुछ लोगों की मौत भी हो रही है. इसी तरह से आप लोगों ने सुना होगा कि अरब में और कुछ केसेस में वहां पर लोग जो है अल्कोहल जो है स्प्रिट पी लेने से कुछ लोगों की मौत हो गई है. सो अवेयरनेस अबाउट द डिसीज एंड अवेयरनेस अबाउट द ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं बिकॉज पेशेंट as किसमें है तो 3% किस्मत बात करें कि ये 3% जो है उन्हीं पेशेंट्स में है जिनके साथ कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जिसके अपन बात करने वाले हैं. तो सबसे बड़ी बात हम पेशेंट को एश्योरेंस देने की बहुत जरूरत है कि यार इनसे इससे बीमारी से कुछ नहीं होना और बहुत सारी फालतू चीजें खा के जो है हम अपने जो है इम्यूनिटी को बढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि घटा रहे हैं. सो व्हाट इज कोरोना इन्फेक्शन. ऑफ कोर्स कोरोना इट इज ए आरएनए वायरस. ये आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और अपने को मालूम है आरएनए वायरसेस जितने होते हैं वो उनकी एक आरएनए की एक स्ट्रैंड लेके आते हैं और आरएनए की स्ट्रैंड लेके वो हमारे साइटोप्लाज्म में, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में घुसते हैं. हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में घुसते हैं और हमारी साइटोप्लाज्मिक मशीनरी का यूज करते हैं. साइटोप्लाज्मिक मशीनरी का यूज करते हैं. ये वायरसेस जो है अपना खुद का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लेके आते हैं. माइंड यू, ये अपने खुद का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लेके आते हैं और अपनी सेल की मशीनरी मतलब अपने राइबोसोम की हेल्प से और अपने दूसरे मटेरियल की हेल्प से ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इससे दो तरह के आरएनए बनते हैं. एक आरएनए जो आरएनए का जो मेन कंपोनेंट है वो वायरस का और दूसरे आरएनए वो होंगे उन आरएनए से मतलब वो मैसेंजर आरएनए होगा और उन मैसेंजर आरएनए से वायरसेस के प्रोटीन बनते हैं. तो वायरसेस के प्रोटीन बनेंगे और आरएनए पॉलीमरेज से आरएनए वायरस बनेगा. ये इनकी असेंबली होगी और ये असेंबली जो है हमारे सेल में ही बन रहे हैं. हमारा सेल का ही उपयोग हमेशा वायरसेस करते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए. दे आर ऑलवेज इंट्रासेलुलर. ये सब ऑलवेज इंटरसेलुलर होते हैं. सेल के बाहर इनकी कोई वक्त नहीं है. सेल के अंदर ही जो है ये बिल्कुल
ताकतवर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। मैं ऐसे ही बात करूं एग्जाम्पल के लिए कि HIV का वायरस के बाहर बहुत मरियल है, वो 30 सेकेंड्स में जो है अल्कोहल में मर जाएगा, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर घुसेगा वो हमारी सेल की मशीनरी को यूज करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। तो बात क्या है, जब वायरस कहाँ से घुसेगा, अगर अपन बात करें कि वायरस कहाँ से ट्रांसमिट करेगा, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर अपन बात करें तो ट्रांसमिशन में हम एक वर्ड यूज करते हैं फोमाइट्स। फोमाइट्स मतलब ये होता है कि जो ऐसा कोई भी चीज जो हम अपने हाथों से पकड़ते हैं उनको हम फोमाइट बोलेंगे। जैसे बोले तो दरवाजे का हैंडल हो गया, अपने कार का हैंडल हो गया, या अपन जो है कोई बॉटल उठा रहे हैं वो हो गया, तो इन सबको हम फोमाइट्स बोलते हैं। तो एक फोमाइट्स के जो है हमारे हाथ में लगेगा, और वो फोमाइट्स जो है हम जब हमारी आदत होती है, अगर आप मानेंगे नहीं, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, 24 घंटे में हमारा हाथ जो है नाक पर करीब करीब कुछ नहीं तो 10,000 दफा, इससे कम तो जाता ही नहीं होगा, और बार बार नाक में जाएगा। दैट इज भाई द रोल ऑफ मास्क का रोल जो है अपने यहाँ पर खिलाता है, तो नाक जाएगा वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। प्लीज माइक्रोफोन ऑफ करें प्लीज। And second mode of transmission, if you talk about second mode of transmission, it is through droplet nuclei. Droplet क्या होते हैं अगर अपन बात करें तो, कि ड्रॉपलेट क्या होते हैं? जब भी कोई पेशेंट छींकता है या खांसता है, जब भी पेशेंट कोई छींकता है खांसता है तो उसमें जो है ऑर्गेनिज्म वो अपने मिट्टी के हमारे एटमॉस्फेयर के सॉइल के छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स आपने देखा हो घूमते रहते हैं, अपन धूप में देखें तो कोलाइडल पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, उसके साथ वो मिक्स हो जाएंगे, और वो एक कोलाइडल पार्टिकल बनाएंगे, पूरा का पूरा कोलाइडल पार्टिकल रहेगा जिसमें वायरस रहेगा, सॉइल रहेगा, म्यूकस रहेगा। वो पार्टिकल जो है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल हैं वो बहुत हल्के होते हैं, वो हवा में घूमते रहेंगे, और अगर कोई व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आया, वो इंस्पायर करेगा तो वो ड्रॉपलेट पार्टिकल उसमें चले जाएंगे। नाउ विच साइज इज इंपॉर्टेंट, अगेन साइज इंपॉर्टेंट है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई की साइज इंपॉर्टेंट है, एंड साइज एनीवेयर बिटवीन 2 and 5 माइक्रोन, 2 से 5 माइक्रोन की साइज जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी ज्यादातर इन्फेक्शन के लिए। ये जो है नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन में, और जो है या अपन बताएं तो ओरल कैविटी के मेम्ब्रेन में जो है ये वायरस होल्ड कर जाए। अब यहाँ अगर अपन बात करें कि इम्यूनिटी की अगर अपन बात करें तो हमारी इम्यूनिटी जो है, इननेट इम्यूनिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इननेट इम्यूनिटी मतलब जो हमको बर्थ से आती है, वो इम्यूनिटी को अपन इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। वायरस में अगर हम देखें तो वायरस के में सेल मेम्ब्रेन के लेवल पर हमारे पास ऐसा कोई इम्यूनिटी नहीं है। हाँ, बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं हमारे पास टोल लाइक रिसेप्टर हैं, हमारे पास साइटोकाइन रिसेप्टर हैं, हमारे पास फेगोसाइट रिसेप्टर हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन पर वायरस के लेवल, वायरस को बाइंड करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमारे पास रिसेप्टर नहीं है, वायरस डायरेक्ट एंटर कर जाता है। हाँ, लेकिन सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर होता है जिसको रिग रिसेप्टर बोलते हैं, रिग लाइक रिसेप्टर, RIG। ये रिग लाइक रिसेप्टर जो है यही मेन रिसेप्टर है जो RNA वायरसेस को बाइंड करता है। RIG रिग लाइक रिसेप्टर जो है, जो सेल में रहते हैं, ये वायरस को बाइंड करते हैं, और ये वायरस को बाइंड करेंगे, और ये वायरस को बाइंड करके ये जो है हमारे जो है लाइसोसोम के पास ले जाएंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिग लाइक रिसेप्टर्स हैं, इनके लेवल पर हमारे को पहले जो है डिफेंस जो है हमारा लेता है जो वायरस के अगेंस्ट। सेकेंड डिफेंस का लेवल जो है, अब ये सेल जो है वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है, इसको अपन बोलेंगे वायरली इन्फेक्टेड सेल। जब भी कोई सेल इन्फेक्ट हो जाता है तो ये हम जो है इसको पेश करते हैं दो सेल्स को पेश करते हैं, एक टी सेल्स को और एक बी सेल्स को। और ध्यान रखें, वायरस जो वायरली इन्फेक्टेड सेल है ये जाएगा टी सेल के लेवल पर। अब ये बोले टी सेल के लेवल पर सर कहाँ जाए, तो हमारे ध्यान रखना है, हमारा सिस्टम जो है, हमारा बॉडी का सिस्टम जो एंट्री रीजन्स हैं, जितने एंट्री रीजन्स है, ध्यान रखें एंट्री रीजन की बात बोले तो हमारे बॉडी में जो ओपनिंग्स हैं, ओपनिंग में बोले तो मुंह है,
है ना, माउथ ओपनिंग है, नोज ओपनिंग है, यहाँ एंट्री है पूरी की पूरी। पूरा का पूरा इंटेस्टाइन जो है, पूरा का पूरा इंटेस्टाइन, उसकी वॉल जो है लिम्फ नोड से भरी पड़ी है, लिम्फ नोड से भरी पड़ी है। उसको बोलते हैं अपन म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स, वो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स। इसी तरह से जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, उसके एंट्री पाथवे पे जगह जगह जो है लिम्फ नोड्स जो है भरे पड़े। ये वायरली इन्फेक्टेड सेल जो है उन लिम्फ नोड्स पर के लिए प्रेजेंट होगा, और जब वो लिम्फ नोड्स के लिए प्रेजेंट होगा तो वो लिम्फ नोड्स एक्टिवेट होंगे, वहां पर टी सेल्स एक्टिवेट होंगे, वहां पर बी सेल्स एक्टिवेट होंगे। और टी सेल्स जो हैं, टी सेल्स का मेन काम क्या होता है? टी हेल्पर सेल्स का एक ही काम होता है। टी हेल्पर सेल्स अगेन आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए, जिन लोगों की जानकारी नहीं रहती, टी हेल्पर सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक और एक को बोलते हैं ऐसा हेल्पर सेल्स जो साइटोकाइंस का फॉर्मेशन करते हैं। साइटोटॉक्सिक जो सेल्स होते हैं वो CD4 सेल्स होते हैं, सॉरी CD8 होते हैं, और जो साइटोकाइंस का प्रोडक्शन करते हैं वो CD4 सेल्स होते हैं। तो CD4 सेल्स साइटोकाइंस का प्रोडक्शन करते हैं, और CD8 जो है वो डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक एक्शन दिखाते हैं, मतलब डायरेक्ट जो है वो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को जो है किल कर देते हैं। इस तरह से हमारी इम्यूनिटी काम करने लगती है। तो CD8 टी सेल्स जो है वो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को मारने लगते हैं, जबकि CD4 टी सेल्स जो वो साइटोकाइंस बनाते हैं। यहीं पर हमारी इम्यूनिटी जो है थोड़ा सा खेल खेलने लगती है। अगर अपन बात करें, हमारे जो CD4 टी सेल्स हैं ये साइटोकाइंस का फॉर्मेशन करा रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ। और साइटोकाइंस जो हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसे ही टी सेल्स स्टिमुलेट होंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मेनी साइटोकाइंस, but the most prominent cytokine which is involved in the coronaviral infection is interleukin 6. Interleukin 6 is one of the most important cytokine which is also responsible for stimulation of prostaglandins. ये stimulation के लिए responsible रहता है, और prostaglandin is responsible for fever. तो interleukin 6 जो है वो हाइपोथैलेमस में जाके प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन कराता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन कराएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनेगा, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन बुखार के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये इंटरल्यूकिन 6 जो है, ये इंटरल्यूकिन 6 दूसरे टी सेल्स को भी फर्दर स्टिमुलेट करेगा और साइटोकाइंस के प्रोडक्शन को जो है बढ़ाएगा। ये इंटरल्यूकिन 6 बी लिम्फोसाइट्स पर जाएगा और बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराएगा। लेकिन ये कास्केड अगर बहुत बढ़ता हुआ चला गया तो इंटरल्यूकिन्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 2, ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर अल्फा, इंटरफेरॉन गामा, इनका प्रोडक्शन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनका सबका प्रोडक्शन बढ़ने के कारण एक सिंड्रोम जो है डिस्क्राइब किया जाता है, जिसको अपन साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम बोलते हैं। और ये साइटोकाइंस जो है ये सब जो है जो बचाने के लिए बने हैं, वही हमारे मौत का कारण बन जाते हैं। तो कैसे बनते, बोले सर कैसे बनते, जरा वो तो समझाइए। तो यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको पैथोलॉजी में लेके जा रहा हूँ, और पैथोलॉजी में एक पैथोजेनेसिस एक बीमारी का बताते हैं, जिसको हम सेप्टिक शॉक बोलते हैं। तो ये सेप्टिक शॉक तरह का कुछ जो है ये कास्केड चालू होता है। तो बोले सेप्टिक शॉक क्या, आपने को सबको मालूम, सेप्टिक शॉक ऐसा शॉक है जो इन्फेक्शन के कारण प्रोवोक होने वाला शॉक। जब भी हमारी बॉडी में कोई एक्सोजिनस सब्सटेंस आएगा, ये एक्सोजिनस सब्सटेंस जो है ये 3 तरह के फंक्शन कराता है। नंबर 1 काम क्या है इसका? नंबर 1 काम ये है कि ये हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। अब आपको अगर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जानकारी नहीं तो ध्यान रख लें, कॉम्प्लीमेंट्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट इनिशियली होते हैं, C3A और C5A। तो ये एक तो कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन करेगा पहली बार। दूसरा क्या करेगा? दूसरा ये जो एक्सोटॉक्सिन जाएगा, ये जो है ये दूसरा जो है ये फैक्टर 12A का एक्टिवेशन कराएगा। फैक्टर 12 का एक्टिवेशन कराएगा। अपने को मालूम है फैक्टर 12 जो है, फैक्टर 12 याद करें, ये इंट्रिंसिक कोएगुलेशन पाथवे को एक्टिवेट करने वाला पाथवे है। तो ये फैक्टर 12 को एक्टिवेट करा। दूसरी तरफ ये क्या करेंगे, ये टॉक्सिन क्या करेंगे जो वायरस से बने हैं। दूसरी तरफ ये टॉक्सिन जो है ये एंडोथीलियम में, ब्लड वेसल के एंडोथीलियम को इंजुरी कराएगा। जब ब्लड वेसल का एंडोथीलियम इंजर्ड होगा
ब्लड वेसल के एंडोथेलियम डायरेक्ट इंजरी हो रही है, दूसरी इंजरी ये हो रही है कॉम्प्लीमेंट्स के कारण इंजरी हो रही है, और तीसरी इंजरी जो होगी ये कीमोटैक्सिस के कारण होगी। कीमोटैक्सिस मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं हमारे मोनोसाइट्स हैं और हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, ये साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आके ये जो है ये भी जो है एंडोथेलियल इंजरी कराएंगे। तो कार्डिनल फीचर जो है एंडोथेलियल इंजरी, जब एंडोथेलियल इंजरी होगी तो उसके साथ साथ कुछ साइटोकाइंस रिलीज होने लगते हैं। ये साइटोकाइंस कौन कौन से? ये साइटोकाइन है इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो है मेनली जो है सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल होंगे आगे इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने के। अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है फैक्टर 12 जो है एक्टिवेट हो गया, दूसरी तरफ एंडोथेलियम के लेवल पर ये साइटोकाइन रिलीज हो गए, तीसरी तरफ कीमोटैक्सिस हो गया मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स का। एंडोथेलियल इंजरी के दौरान ही जब भी एंडोथेलियल इंजरी होती है तो हमारा फैक्टर 7 एक्टिवेट होने लगता है। और आप याद रखें फैक्टर 7 जो एक्सपेंसिव पाथवे को स्टिमुलेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो क्लॉटिंग कास्केड में एक्सपेंसिव और इंटेंसिव पाथवे दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं जब क्लॉटिंग एक्टिवेट होगा तो क्या होगा। क्लॉटिंग एक्टिवेट होगा तो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनने लगेंगे, और जब छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनने लगेंगे तो इसी को अपन बोलते हैं डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, DIC। और आपको मालूम होगा कि देखिए बहुत सारे पेशेंट ऐसे जो है कोरोना में जो मर रहे हैं उनमें थ्रोम्बोसिस भी एक कॉम्प्लिकेशन है। एंड ऑफ कोर्स दिस थ्रोम्बोसिस इज नॉट limited at the level of microvascular circulation but also at the level of macrovascular circulation। न केवल ये कैपिलरी में थ्रोम्बस बन रहे हैं बल्कि लार्ज आर्टरीज में भी बन रहे हैं। तो काफी पेशेंट ऐसे देखे गए हैं जो कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस के कारण भी जिनकी मौत हुई है और स्ट्रोक के कारण भी मौत हो गई। इसको बोल रहे हैं पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस। आप लोग सोचेंगे कि यार कोरोना खत्म हो गया उसके बाद भी पेशेंट मर रहे हैं, तो दैट माइट बी ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ थ्रोम्बोसिस। वो थ्रोम्बोसिस के कारण पेशेंट उनकी हो सकता है जो डेथ हो रही हो वो ऑफ कोर्स ये पेशेंट वही रहेंगे जिनमें डायबिटीज की हिस्ट्री है, जिनमें हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, बिकॉज दीज पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू गेट मायोकार्ड इन्फार्क्शन एंड द स्ट्रोक। ये मायोकार्ड इन्फार्क्शन स्ट्रोक के लिए यही पेशेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन इज द प्रोमिनेंट फैक्टर। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा रहेगा तो ब्लड वेसल में एंडोथेलियल इंजरी ज्यादा होगी ऑफ कोर्स, और इसीलिए पेशेंट में जो पेशेंट हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है दे आर आल्सो अगेन एट द मोर रिस्क, ये दूसरे रिस्क पर ज्यादा है। तो इस तरह से पेशेंट में एक तरह से डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन हो गया। दूसरे लेवल पर अगर अपन देखें तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर और नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन रहा है। और आपको बताऊं आपको इंफॉर्मेशन के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेसोडायलेटर। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये इतना ज्यादा आर्टरीज को डायलेट कर देगा कि एकदम से जो ब्लड प्रेशर है वो गिर जाएगा, और जब एकदम से ब्लड प्रेशर गिर जाएगा तो परफ्यूजन जो है ऑर्गन्स को परफ्यूजन जो है एकदम से कम हो जाएगा। और जब एकदम से ऑर्गन्स को परफ्यूजन कम हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं परफ्यूजन मतलब समझ रहे हैं ना, ब्लड सप्लाई एकदम से कम हो गया क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम से गिर गया। और हाइपो परफ्यूजन जब हो जाएगा मल्टीपल ऑर्गन्स को तो पेशेंट को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और मल्टीपल ऑर्गन फैक्टर फेलियर अगर हो गया तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तीसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि एंडोथेलियल इंजरी के कारण जो इंटरल्यूकिन्स रिलीज हो रहे हैं या जो साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं, ये दो और गड़बड़ वाले काम कराते हैं। एक ये कराते हैं मायोकार्डियल डिप्रेसेंट फैक्टर रिलीज कराते हैं। मायोकार्डियल डिप्रेसेंट फैक्टर शब्दों पर ध्यान दें। मायोकार्डियल डिप्रेसेंट फैक्टर मतलब हार्ट की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं। दूसरी तरफ ये जो है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को गड़बड़ करेंगे एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग इंसुलिन रिलीज। ये इंसुलिन रिलीज को इनहिबिट कर देंगे और हाइपरग्लाइसीमिया जो है देखने। तो इस तरह से जो है पूरा कास्केड चलता रहेगा और पेशेंट की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के कारण जो है डेथ हो जाएगी। साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम जो है ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, थ्रोम्बोसिस हो जाए। दूसरी एक अलग पैथोलॉजी जो चलती है जो साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम की तरफ नहीं चलेगी अगर अपन जाए तो, और वो है निमोनिया। अपन याद करें कि निमोनिया को अपन दो टाइप से डिस्क्राइब करते हैं, एक को बोलते हैं टिपिकल निमोनिया और दूसरे को बोलते हैं एटिपिकल निमोनिया। जो वायरल निमोनिया होता है वो एटिपिकल निमोनिया होता है, वायरल निमोनिया एटिपिकल निमोनिया होता है। और एटिपिकल निमोनिया में अपन ध्यान रखें कि लंग्स जो है बायलेटरली इन्वॉल्व होते हैं, दोनों लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें पैची इन्फिल्ट्रेशन देखने में आता है।
आपको अगर याद हो, अगर नहीं भी याद हो तो ध्यान रखें, पैथोलॉजी में आपने 2 टाइप के निमोनिया पढ़े थे, याद करें, ब्रोंको निमोनिया और लोबार निमोनिया। तो ये ब्रोंको निमोनिया टाइप का निमोनिया है जहां पैची कंसोलिडेशन होता है। और अगर हम सीटी स्कैन में देखें तो हनीकॉम्ब अपीयरेंस अपने को यूजुअली देखने में आ सकता है पेशेंट, हनीकॉम्ब अपीयरेंस देखने में आ सकता है। और सीटी स्कैन का इन्वॉल्वमेंट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हाँ पेशेंट में सीवियरिटी कितनी बढ़ेगी या नहीं। आप अगर सीटी स्कैन की पिक्चर देखें तो उसमें लगता है 10% इन्वॉल्वमेंट है, किसी में लिखते हैं 20% इन्वॉल्वमेंट है। और इसके लिए एक स्कोरिंग सिस्टम भी अवेलेबल है, स्कोरिंग सिस्टम अवेलेबल है। और बोलते हैं कि 5 बटन, और स्कोरिंग सिस्टम मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, जो अपने रेडियोलॉजिस्ट है उनको जानकारी है, बट वो 25 में से टोटल स्कोरिंग करते हैं और ये बताते हैं कि भाई सीवियरिटी कितनी है। नहीं हो, उससे अपने को ज्यादा लेना देना नहीं। ये पेशेंट बायलेटरल निमोनिया के होंगे, पैची इन्फिल्ट्रेशन इनमें देखने में आए। अब ये पेशेंट अगर निमोनिया से चल के आ रहे हैं, मान लीजिए पेशेंट जो है लंग के इन्वॉल्वमेंट के साथ आ रहे हैं, तो अब इनमें हमारे लिए अगर देखा जाए तो 72 आवर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे लंग के इन्वॉल्वमेंट के, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि 72 आवर्स में ये बीमारी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ये अगेन डिपेंड करेगा हमारे मैक्रोफेजेस पे और हमारी इम्यूनिटी पे। होगा क्या कि अगर अपन देखें, अगर ये सीवियरिटी बढ़ती जाए तो लंग्स जो है वो उनमें फ्लूइड भरने लगेगा और लंग्स जो है उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो लीवर के जैसी हो सकती है। और बहुत ज्यादा फ्लूइड के भरने के कारण, लीवर की कंसिस्टेंसी के कारण ये पेशेंट जो है एक कंडीशन में जा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में अगर एक बार पेशेंट चला गया तो इस पेशेंट को फिर अपने को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। अब ये पेशेंट अगर वेंटिलेटर पर है और इसके अगर 72 आवर्स अगर बीत जाए तो ये 72 आवर्स में हमारे मैक्रोफेजेस को हटा देते हैं और ये पेशेंट बच जाएगा, काफी कुछ हद तक बच जाएगा अगर शुरू के 72 घंटे में अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पे अपन रख लेते हैं। फिर दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो बायलेटरल निमोनिया, इन सारी दवाइयां जो ट्राई की गई हैं वो किस बेसिस पे ट्राई की गई मैं आपको बताऊं। बेसिस सभी का ये देखने में आया है कि ये सब देखिए कि कोई भी दवा को रिसर्च में ट्रीटमेंट में आने के लिए कम से कम 7 से 10 साल का समय लगता है, 7 से 10 साल का समय लगता है। लेकिन बीमारी को हुए ही आप देखें कि साल से 1.5 साल हुआ है। इसलिए दवाइयां जो हैं, सारी की सारी दवाइयां जो है इन विट्रो टेस्टिंग पे जो है कंफर्म करके हमने पेशेंट ह्यूमन बीइंग को देना किया है। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर टेस्ट करने का। और आपको बता दें कि बॉडी के बाहर भी ये जो टेस्टिंग हुई है ये सेलुलर लेवल पर हुई है, सेलुलर लेवल पर देखने में आया है। सेलुलर लेवल पर देखने में आया कि सारी दवाइयां तब हमने पेशेंट में इंट्रोड्यूस की हुई है कि ये दवाइयां जो है वायरस को हमारे सेल की बाइंडिंग से रोकती हैं। पहली बात, वायरस को सेल की बाइंडिंग से रोकती है। इसमें सबसे इफेक्टिव दवा जो वायरस को सेल की बाइंडिंग से इफेक्टिव जो रोकने में पाई गई है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सबसे ज्यादा जो है वायरस को सेल से बाइंडिंग पे रोकने में मदद करती है। प्रोबेबली बोलते हैं क्योंकि ये बहुत हाईली अल्कलाइन नेचर की होती है और हाईली अल्कलाइन नेचर होने के कारण जो है ये जो है वायरस की बाइंडिंग, सारे मैकेनिज्म प्रोबेबल है, मैं बार बार प्रोबेबल का यूज करूंगा। आइवरमेक्टिन सिमिलरली, आइवरमेक्टिन के 2 मैकेनिज्म हैं। एक ये वायरस की बाइंडिंग को रोकने में मदद करती है, प्लस इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड टू रिड्यूस वायरल रेप्लिकेशन इन विट्रो। ये वायरस के रेप्लिकेशन को रोकने में भी सक्षम पाई गई है। पर आपको मैं बताता हूँ, आगे और बताता हूँ, लेकिन बोला सर 2 एंटीबायोटिक के बारे में तो डिस्कस किया ही नहीं आपने। सो डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन हमारे सेलुलर लेवल पर काम कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायरस हमारी मशीनरी का यूज करता है, हमारी मशीनरी का यूज करता है अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए। ऑफ कोर्स हमारी मशीनरी का यूज करेगा मतलब राइबोसोम का यूज करेगा। तो हमारे सेल में जो वायरस इन्फेक्ट है वो राइबोसोम का इस्तेमाल करेगा और वहां पर हमारी डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन जो है वो राइबोसोम के लेवल पर वायरल प्रोटीन के सिंथेसिस को इंटरफेयर करेंगे। ये प्रोबेबल मैकेनिज्म है, सब प्रोबेबल। तो वायरस के प्रोटीन को वहां के सिंथेसिस को इंटरफेयर करेंगे जिससे वायरस का जो कवर है, वायरस का कवर नहीं बन पाएगा, वायरस की असेंबली पूरी तरह नहीं बन पाएगी। और डॉक्सीसाइक्लिन एजिथ्रोमाइसिन जो है वो आप देख रहे हैं कि रूटीनली जो है दी जा रही। एक कॉम्बिनेशन जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने
अब ये सब सरकारें कैसे क्या कर रही हैं हमको नहीं मालूम है। उन्होंने जो है 8 से 12 मिलीग्राम आइवरमेक्टिन प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो है डेली बीटी देने के लिए, दूसरी दवा जो डॉक्सीसाइक्लिन जो 100 मिलीग्राम बीटी देने के लिए, और तीसरा जो जिंक का प्रिपरेशन, ये ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन जो है वो बोल रहे हैं कि प्रोफाइलेक्सिस में मदद करे। नाउ फैक्ट क्या है मैं आपको बताऊं। फैक्ट ये है कि आइवरमेक्टिन इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स में बहुत हाई डोज पर वायरल रेप्लिकेशन को रोकने में सफल पाई गई, बहुत हाई डोज पर। और उस हाई डोज पर न्यूरोटॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा पॉसिबल है ह्यूमन बींग्स में। आइवरमेक्टिन 8 से 12 मिलीग्राम दे रहे हैं, एंटी पैरासिटिक डोज जो इसका 300 मिलीग्राम तक है। एंटी पैरासिटिक डोज 8 से 12 मिलीग्राम में बिल्कुल वैसा ही है। अपन बोले कि भगवान का प्रसाद खा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि भगवान हमको हेल्प करे, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इनफैक्ट मैं बताऊं, फैक्टली अगर फैक्ट बताऊं तो आइवरमेक्टिन इज यूजलेस। नए अभी रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल जो हैं अभी जितने हैं सब क्लिनिकल ट्रायल, अपने को मालूम अपने देश में क्या पूरे विश्व में अपना अपना ढोल लोग बजाते हैं कि हमने पाया तो अच्छी है, हमने पाया तो अच्छी है, बट अभी तक ऐसा कोई हम एंड पर नहीं पहुंचे। सिमिलरली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अर्लियर केसेस में ऑस्ट्रेलिया में और दूसरी जगह पर जब क्लिनिक ये रिसर्च हुई थी और दूसरी कंडीशंस दूसरी जगह पर, तो ये अगेन इन विट्रो में पाया था कि ये वायरस की बाइंडिंग को रोकती है। अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज आल्सो नॉट फ्री फ्रॉम द साइड इफेक्ट, इसके भी साइड इफेक्ट कम नहीं है, ज्यादा है, पर ये बहुत पुराने समय से यूज की जाती रही है। ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत कॉमनली अभी भी आज भी यूज करते हैं, फोटोजेनिक रिएक्शंस में करते हैं, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत कॉमनली यूज करते हैं। इसलिए इसकी हिस्ट्री अपने को मालूम है कि हाँ यार अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, पेशेंट कर भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। हाउएवर आई विल टेल यू कि प्रोफाइलेक्टिकली ये सब दवाइयां ज्यादा देर तक अपने को अवॉइड करना चाहिए। इनिशियली 2019 के एंड में और 2020 के इनिशियली जो है कुछ हमारी वो दवाइयां जो हेपेटाइटिस सी में और हेपेटाइटिस और इसके अलावा HIV में जो यूज करते थे उनको भी ट्राई किया गया। अब वो एडवांटेज नहीं मिला, जैसे इंडिनावेर को भी अपन ने ट्राई किया और बूस्टेड लोपिनावेर। ये बूस्टेड लोपिनावेर हम बहुत कॉमनली HIV पेशेंट्स में यूज करते हैं, लोपिनावेर और राइटोनावेर का कॉम्बिनेशन, उसको अपन बूस्टेड लोपिनावेर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और इसको भी ट्राई किया गया है, लेकिन सक्सेस रेट जो है वो उतनी नहीं है। एक इंजेक्शन जो बहुत फेमस है, आप सभी ने पढ़ा होगा, 5 इंजेक्शन लगाना है, आप लोग ठोके जा रहे हैं। और अभी आप एक और पेशेंट मैंने देखा जिसके बारे में पढ़ा कि वो पेशेंट जो है रेमडेसिविर लगाने के बाद भी वो पेशेंट जो है सकम कर गया और उसकी डेथ हो गई। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सारी दवाइयाँ, रेमडेसिविर जो है बहुत बड़ा गिमिक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है बेवकूफ बनाने वाली दवा है अगर मैं बोलूँ तो। इसको जिसने बनाया था वो इंडियन था, इसलिए रमेश करके इसमें दिया। तो रेमडेसिविर जो है बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि इंडियन ने बनाई थी। ये US में एक इंडियन रहता है, शायद उसके रिसर्च प्रोडक्ट था। और ऐसा बोलते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है, और ये बहुत सारे वायरसेस की एंटीवायरल डिसीजेस के अगेंस्ट इफेक्टिव, वायरल डिसीज के अगेंस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि RNA पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। हाउएवर बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल ये बोलते हैं कि इफेक्टिव है, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, 5 इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव। इसी तरह से एक ओरली एडमिनिस्टर्ड एंटीवायरल ड्रग है जिसको अपन फेविपिराविर बोलते हैं। फेविपिराविर भी जो 5 दिन का ट्रीटमेंट है, ओरल ट्रीटमेंट है, कोई काम की दवा नहीं है। ये भी जो है दवा RNA पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करके एक्ट करती है। अगेन माइल्ड से मॉडरेट कोरोना पेशेंट्स में इसको ट्राई किया गया है, और अगेन ये कुछ रिपोर्ट्स बोलते हैं कि अच्छी है, कुछ रिपोर्ट्स बोलते हैं किसी काम की नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे रेमडेसिविर। लास्टली अपन एक बहुत महंगी दवा की बात कर रहे हैं जिसका इंजेक्शन 40 से 50 हजार रुपए का आता है, टोसिलिजुमाब। मैंने आपको बताया कि इंटरल्यूकिन 6 जो है प्रॉब्लम मेन रोल प्ले करता है, और इंटरल्यूकिन 6 ही जो है शायद साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम के लिए, कॉम्प्लिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। टोसिलिजुमाब याद रखें, माब मतलब होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मतलब ये एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मतलब सिंगल क्लोन से एंटीबॉडी बनाई। और ZU का मतलब होता है ह्यूमनाइज्ड, मतलब
हमने 95% ह्यूमन जीन का इस्तेमाल किया है, 90% ह्यूमन जीन का इस्तेमाल किया है और 5% रैट के जीन का इस्तेमाल किया है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनी है। तो 95% ह्यूमन जीन का इस्तेमाल किया है और 5% और रैट के जीन का इस्तेमाल करके जो एंटीबॉडी बनती है उसमें ZU वर्ड यूज होता है और माप का होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। टोसिलीजुमाब इज इंटरल्यूकिन 6 एंटागोनिस्ट। ये इंटरल्यूकिन 6 पर ये एंटीबॉडी बाइंड करेगी और इंटरल्यूकिन 6 को न्यूट्रलाइज कर देगी। आपको मैं बता दूं ये दवा बहुत महंगी किसी काम की नहीं है। इवन इंटरल्यूकिन 6 को बाइंड करने के बाद भी पेशेंट्स की जान इससे नहीं बचती है। ये एंटीवायरल नहीं है माइंड यू, ये इंटरल्यूकिन 6 को ब्लॉक करने वाली एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी IV देते हैं। एक इंजेक्शन की कीमत 40 से 50 हजार है। कुछ लोग तो इसको ब्लैक में 1 लाख में भी लगवा रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। लास्टली कुछ और दवा चीजों की बात करें। बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिमाग में भी आई, मैं उनको डिस्कस करा। N-acetylcysteine। N-acetylcysteine ये एक एक्सपेक्टोरेंट है। याद करें अपन खांसी की दवा में इसका इस्तेमाल करते हैं और ये दवा भी काफी जगह पर यूज की जाती रही है। N-acetylcysteine इज बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट। ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है और ये एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ ये 2 लेवल पर काम करती है। इंटरल्यूकिन 6 जो अंदर जो मशीनरी जिनको एक्टिवेट करता है, इंटरल्यूकिन 6 जो है सेल के अंदर जो मशीनरी एक्टिवेट करता है डैमेज के लिए, वो एक है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जो है हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म की तरह रोल प्ले करता है और ग्लूटाथायोन को N-acetylcysteine जो है वो एक्टिवेट करके रखता है और एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म जो है वो शो करता है। दूसरा ये देखा गया है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 ACE2 का लेवल जो है इंटरल्यूकिन 6 बढ़ा देते हैं। पर ऐसा मानते हैं कि ACE2 जो है वो भी डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको बताऊं कि साल भर पहले एक बहुत सारा मैसेज घूम रहा था। लांसेट ने एक स्टडी निकाली थी, बोला कि ACE इनहिबिटर जो है वो कोरोना के कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें, वो उसको मैंने काफी कुछ इसको बहुत सारे लोगों ने भेजा था और उसको मैंने कॉन्ट्रेक्ट किया था और बाद में आया भी कि ये ACE2 का लेवल बढ़ जरूर जाता है, लेकिन ACE इनहिबिटर्स को जो है बंद नहीं करना है पेशेंट्स में जिनको कि कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है या जिनको रिस्क है। तो ACE2 का लेवल बढ़ जाता है और N-acetylcysteine जो ACE2 के लेवल को भी जो है कम करती है, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म। सिमिलरली विटामिन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, जो भी हमको खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? बिकॉज विटामिन सी जो है डेफिनेटली इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो बोले सर कैसे प्रोवाइड करता है? विटामिन सी जो है न्यूट्रोफिल्स के माइग्रेशन को बढ़ा देता है। न्यूट्रोफिल के माइग्रेशन को बढ़ा के इसकी फेगोसाइटिक एक्टिविटी अच्छी करता है। डेफिनेटली विटामिन सी इज देयर फॉर यूज। सिमिलरली जिंक भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम्स को जो है एक्टिवेट करता है और रिस्पॉन्सिबल रहता है हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। ध्यान रखने वाली बात थी। एट द एंड मैं आपको बताऊं, इम्यूनिटी ज्यादा होना भी खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है। एवरीबडी मस्ट हैव कंट्रोल्ड इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी कंट्रोल्ड होना चाहिए। एट द एंड मैं आपको बताऊं हमारी कंट्रोल्ड इम्यूनिटी के लिए क्या होना जरूरी है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वायरस का लोड हमारे पास अगर जितना कम होगा उतना रिस्क इन्फेक्शन की कम होगी, क्योंकि अगर वायरस का लोड एकदम से ज्यादा हो जाएगा तो हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ नहीं पाएगी। और थोड़ा थोड़ा वायरस का लोड अगर अपने पास आता भी है तो इम्यूनिटी धीरे धीरे हमारे लिए उसके लिए डेवलप होगी। अगर कोरोना इन्फेक्शन लास्टली मैं बोलूं तो बिल्कुल खांसी सर्दी वाला इन्फेक्शन है। मैं आपको बताऊं तो आपको विश्वास होगा भी नहीं भी होगा कि जो खांसी सर्दी के इन्फेक्शन होते हैं जो बार बार होते हैं उनमें 25% कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कारण होते हैं। वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो म्यूटेंट नहीं है वो माइल्ड इन्फेक्शन कराते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 25% खांसी सर्दी की रेगुलर बीमारियां जो होती हैं बार बार होती हैं उनमें कोरोना वायरस भी इन्वॉल्व होता है। नंबर 1 वायरस जो इन्वॉल्व होता है वो एंट्रो वायरस होता है जो बार बार खांसी सर्दी कराता है। खांसी सर्दी कराने के लिए नंबर 1 वायरस एंट्रो वायरस होता है। और मैं आपको बता दूं जैसा कि हम जानते हैं खांसी सर्दी कॉमन कोल्ड इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन और ये हर बार होता है। कुछ लोगों को साल भर में 3 से 4 बार होता है, कुछ लोगों को कई बार होता है।
और ये इम्यूनिटी हमेशा इसके लिए टेम्पोररी रहती है। सो भविष्य में अगर वैक्सीन बनता भी है तो आई एम इन अ डाउट कि ये पूरी तरह से बीमारी को कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि ऐसा पेशेंट में देखा गया है, कुछ पेशेंट 2-3 पेशेंट्स के मैंने एग्जांपल आए हैं सामने, एक बेंगलोर का पेशेंट और एक वुहान का जो पेशेंट है उसको इन्फेक्शन वापस हुआ कोरोना। सो री इन्फेक्शन ऑफ कोरोना इज स्टिल पॉसिबल। सो इतनी बातें मैंने आपको आज एक इनिशियल लेक्चर में, क्योंकि डॉक्टर सुबोध सर ने हमको बोला था कि सर ये थोड़ा सा बना दीजिए, थोड़ा सा बच्चों को इनिशियली जो है इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने में थोड़ा सा मदद मिलेगी। सो होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल रिसेंटली इसको बनाया आप लोगों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।